जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो असंवैधानिक है। DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति को हमने चैलेंज किया था कि ये संवैधानिक नहीं है और ये विशुद्ध रूप से असंवैधानिक है। तो फिर क्या? शुभ नाम है संजीव तिवारी। कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? मेरी अपनी संस्था ग्राम उदय फाउंडेशन, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और उसी के नाते हमने ये जो पिटीशन डाली थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, संविधान के अनुच्छेद 124(2) को आधार बनाकर हमने ये पिटीशन डाली थी, जिसमें हमने साफ साफ कहा था तो हमारी याचिका को सुना ही नहीं गया। हम बार बार बोलते रहे कि हमारी याचिका पूर्ण होने दीजिए, हमको बोलने दिया जाए। हमारी याचिका को ही नहीं सुना गया है। हम नहीं भी तो कम से कम ये बात 50 बार बोले हैं कि कम से कम हमको पूरा बोलने दीजिए, हमको बोलने। वो कह रहे हैं कि हम भी घर से पढ़ के आए हैं। ये क्या तर्क हुआ? वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा था कि ये ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट को मैं याचिका सुना रहा हूँ, हमारी याचिका को कोर्ट में सुनने दिया जाए। हमारी याचिका को सुनने ही नहीं दिया गया। सर ये थी कि विधान के अंतर्गत नहीं हो रही है। राष्ट्रपति जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगे, उनसे परामर्श लेंगे और उसके पश्चात नियुक्ति होगी। उन्होंने क्या कहा इस विषय पर? इस विषय पर उन्होंने सीधा ये कहा कि ये हो रही है, 124(2) के अंतर्गत हो रही है। जबकि हमने साफ साफ बोला कि हम ये RTI दिखा रहे हैं। हम बार बार RTI को दिखा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि RTI आपने एनेक्सर में नहीं लगाया। हमने कहा हम आपको दिखा तो रहे हैं ना, तो कह रहे हैं दिखाने से कुछ नहीं होता है। जबकि सब लोग देख रहे थे उस RTI को, साफ साफ दिखा। इस RTI में साफ साफ ये जवाब आया है कि जब राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि आपने किन किन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से परामर्श लिया, तो उसमें जवाब आया है कि उसमें कोई जवाब ही नहीं आया RTI में। तो उसी RTI को आधार बना के उस RTI को ये देखने को तैयार ही नहीं थे। एरोगेंसी एकदम चरम पे थी। नहीं, किन तथ्यों के आधार पर आप ये बात कर रहे हो कि वो असंवैधानिक? से पूछा गया कि किन किन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने नियुक्त किया, तो वहाँ से जवाब आया है उनको पता ही नहीं है कि किन हाई कोर्ट जजेस को नियुक्त किया गया, जबकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और उसके पश्चात ही जो है वो निर्णय लेंगे। हम तो आप ये समझ जाइए, ये IPC की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। IPC की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जुर्माना आप 1000 से अधिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये याचिका तंग करने वाली है, जैसा कि नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये याचिका तंग करने वाली नहीं है। अगर ये याचिका तंग करने वाली भी है तो भी आप जुर्माना 1000 से अधिक नहीं लगा सकते हैं। तो 1 लाख की जुर्माना लगाने का क्या मतलब है? 1 लाख की, ये भी निर्णय भी असंवैधानिक। आप देखिए, निर्णय भी असंवैधानिक, संविधान के दायरे से। आगे ये भी लिखा है कि राजभाषा नियमों का पालन। राजभाषा पे कोई निर्णय ही नहीं दिया है, जबकि वो मैं बार बार बोलता रहा, राजभाषा पे कोई निर्णय ही नहीं दिया। जो जजमेंट है उसमें राजभाषा पे कोई जजमेंट ही नहीं दिया। जबकि हम बार बार बोलते रहे कि 50,000 से अधिक हिंदी की याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। हिंदी की याचिकाओं को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। राजभाषा की क्या अवहेलना कर रहे हैं? 24/11/98 राष्ट्रपति जी का निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सारी कार्रवाई होगी वो राजभाषा में होगी और जो भी जजमेंट होगा वो राजभाषा में दिया जाएगा, जो स्टैंप मिलेगा वो भी राजभाषा में होगा, कंप्लीटली राजभाषा में होगा। राजभाषा या अंग्रेजी, यहाँ तो राजभाषा को बिल्कुल ही प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। तो हम फिर से चैलेंज करेंगे, हम पुनः इसको चैलेंज करेंगे। इस जो हमारे ऊपर जो ये पेनल्टी लगाई गई है, हम इसको भी चैलेंज करेंगे। दूसरा, इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट बोला है, तो पब्लिसिटी स्टंट आप किस आधार पर बोल रहे हैं? सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट कीजिए कि ये किस आधार पर पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं। तो कुल मिला के कोर्ट जो है, किसी प्रकार का जो न्यायालय है वो संविधान, अपने आप को संविधान से ऊपर मान रहा है। मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो न्यायाधीश इस संविधान के ऊपर शपथ लेके जिनकी नियुक्ति होती है, जो नियुक्त होते हैं, कोई संविधान का अनुपालन ही नहीं करते। हमने ये जो याचिका लगाई थी, जिसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को चैलेंज किया था, जिसमें 124(2) को हमने आधार बनाया था। वो 124 को मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, संविधान में साफ साफ ये लिखा हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित होने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना उचित समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। हमने बार बार ये कहा कि इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पूरी याचिका पढ़ने भी नहीं दिया गया और साफ साफ कह दिया गया कि हम याचिका हम पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को लेके, जिन बातों को लेके, जिन
आर्टिकल्स के आधार पर हमने याचिका लगाई, वो तो विषय है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशनिंग पर्सन पेश होता है, याचिकाकर्ता स्वयं पेश करता है, ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए संविधान में है ये। तो उसका यदि कोई प्रयोग करता है, यदि कोई इसको इस तरह से रखता है, तो इसमें जुर्माने की तो कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए, जबकि समस्या का समाधान, बात है समाधान। अगर कोई हमारे देश का नागरिक है, याचिका करता है, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिकता में विश्वास रखता है, तमाम प्रोसेस को करके, तमाम पैसों को खर्च करके माननीय उच्च न्यायालय में आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, याचिका लगाता है, तो याचिका लगाने के बाद इस तरह से पिटीशनिंग पर्सन के बाद इस तरह से ऐसा करना, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा चीज को जुर्माने के द्वारा करना, तो वो जनता की आवाज़ कैसे जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित से संबंधित याचिका यदि कहीं कोई जाती है तो वो जनहित, तो सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास कैसे मिलेगा जब याचिकाकर्ता की बात सुनी जाएगी, उसका निदान करें, लेकिन जो भी करें याचिकाकर्ता का आरोप है तो उसको सुना जाना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुना जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों। माननीय अदालत का स्थान हम लोगों से ऊंचा क्यों होता है कि वो वहाँ से दोनों पक्षों को देख सकें, बराबर देख सकें, इसलिए उनका स्थान ऊंचा होता है। तो जब ऊंचाई होती है, महानता होती है, उच्चता होती है, गुणवत्ता होती है, तो वहाँ से वो दोनों सबको बराबर देख सकें। AP सिंह जी, आप जो है संविधान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और संवैधानिक बात करते हैं। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित साहब आए, तो उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको न्याय। उन्होंने चौथी बात है कि सबको न्याय भी मिलना चाहिए और मिलते हुए दिखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा इन मामलों में जैसा इन्होंने बताया कि जैसा इनके साथ हुआ है वो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो दुख है तो आप लोगों तक बात पहुंचती है, आप लोगों तक बात नहीं, पहुंचती आपको तो क्या जनता में लगता है बात ऐसी पहुंचती। चीजें होने से क्या विश्वास कर पाएगी जनता संविधान पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, क्या लगता है? नहीं, इससे अविश्वास पैदा होता है, भरोसा नहीं टूटना तो चाहिए। क्या आप इस केस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? आप कार्रवाई अपने जैसा सजेशंस देखेंगे, देते हैं, आप बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो ये सभी चीज़ों पर आप आगे क्या करने वाले हैं? जो भी इसमें हो सकती है विधिक कार्रवाई, और इनका जो पहली बात तो जुर्माना खत्म हो, ये जो फाइन लगाया है वो एडमॉलिश होना चाहिए, एडमॉलिश हो, जब एडमॉलिश होगा तो आगे की बात होगी और आगे जैसा भी होगा। इन सभी जितना चीजों भी में होगा। पिस तो याचिका करता रहे हैं ना, कि इन सब चीजों में पिस तो वो रहे, किस निश्चित प्रकार तौर पर, से निश्चित उनका तौर पर। मानसिक शोषण क्योंकि किया वो जा रहा है। याचिकाकर्ता एक अपनी याचिका लेके नहीं आया, वो देश के लड़ाई है, वो सीमा पर लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है। इस कानूनी लड़ाई को जैसा कि इन्होंने बताया और उसको लड़ा, तो वो अच्छी बात है, ये भी लड़ाई ज़रूरी है। जजों की नियुक्ति पर इनका क्या आरोप है, आपका क्या कहना है उसमें? कि वो जो चीज़ है संवैधानिक बात है, इस पर बहुत लंबे समय से ये विषय चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी समय समय पर उठा है, और ऑनरेबल किरण रिजिजू साहब जो हमारे माननीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना दर्द अभी पिछले दिनों गुजरात में और जहाँ तहाँ कार्यक्रम थे, उनके एक लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, हमारे देश के कानून के रखवाले हैं, उनको भारत सरकार की ने जिम्मेदारी दी है कानून व्यवस्था की रखवाली की, तो उन्होंने भी अपने इस दर्द को बयां किया है। जो सिस्टम है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कई न्यायाधीशों ने बात की है, माननीय कानून मंत्रियों ने की है, शिक्षाविदों ने की है, और बहुत से सामाजिक समसामाजिक विषयों पर कार्य करने वाले लोगों ने बात की है। और ये सामाजिक विषय से हटके अब राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार भी इसको अपने जहाँ इतने कानून में सुधार किए हैं, जहाँ इतना बदलाव किया है उन्होंने, वो भी करेंगे और उसमें भी सुधार करेंगे, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। लहर चली है, जब बहुत पुराने कानून खत्म किए गए, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड को समाप्त करने के लिए अपने हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे में उन्होंने ये बात कही है। तो निश्चित तौर पर देखिए 370-35 खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको किया वैधता, चीज़ें सामाजिकता में बदल रही है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ऐसा हिंदी को लेके जो इन्होंने कहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, राजभाषा हिंदी बहुत बड़ा विषय है। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रपिता हमारे फादर ऑफ नेशन ने कहा था, राजभाषा इस देश की राष्ट्रभाषा है, आत्मा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी भाषा के क्षेत्रीय या वैश्विक भाषा, अंग्रेजी हमारी दास्ता की प्रतीक है, अंग्रेजी हमारी दास्ता की मानसिकता की प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है, उसे प्रमुखता रखें। और इन भाषाओं को यदि कोई अंग्रेजी सीखना चाहे, अंग्रेजी लेना चाहे, ऐच्छिक विषय के रूप में, ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी को रखें, मुख्य विषय हिंदी रखें, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो। और उन सभी में जब आप अपनी भाषा को महत्व देंगे, आप रूस में जाए, रशियन जाए, यूक्रेन जाए, इंग्लैंड जाए, सब जगह इंग्लैंड की भाषा हो सकती है। भारत की भाषा औपनिवेशिक भाषा है। जब आपने बाहर के औपनिवेशिक कानूनों को रद्द किया, जब आपने यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े हैं, पास के इंडिया गेट के पास से उस अंग्रेजों की जो ज्योति जल रही थी उसको हटा दिया, इसलिए कि वो दास्तान अंग्रेजियत के प्रतीक है। आपने मार्गों के नाम बदल दिए, आपने इतना सब कुछ किया है। तो मेन चीज़, आप इंग्लिश स्कूल जो चल रहे हैं उनको आप क्या कन्वर्ट करवाएंगे हिंदी में? आप कैसे बदलेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों में हिंदी को लाइए। इनका मामला था कि 24/11/98 के राष्ट्रपति जी के आदेश। अच्छा विषय है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का भाव इसमें जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत आवश्यक है और उसको होना चाहिए। माननीय मोदी जी भी गुजरात के हैं, गुजराती हैं, लेकिन हिंदी में भाषण देते हैं, वो बात अलग है। गुजराती भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, जानना अलग चीज़ है, लेकिन प्रयोग क्या होना? प्रयोग होना चाहिए हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और वो होनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। और इंग्लिश ऐच्छिक भाषा होनी चाहिए। क्या राजभाषा की मांग करने पर इन पर जो 1 लाख का जुर्माना हुआ वो उचित है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। जुर्माना तो बिल्कुल गलत है। किसी भी जनहित याचिका में जुर्माना लगाना बिल्कुल गलत, बिल्कुल।